कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के एपिसोड 6 को। अगर आपने इससे पहले इसके 5 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है, उसकी स्टोरी आपको नहीं बताया, तो आप मेरे चैनल पर क्लिक करके इसके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है मिर्ज़ापुर सीज़न 3। तो भाई बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की ओर। तो भाई जैसे मैंने एपिसोड 5 की एंडिंग बताया था कि गोलू जो होती है वो किडनैप कर ली जाती है त्यागी के द्वारा, उसका कुछ पता नहीं होता है और यहाँ पे गुड्डू भटभटाया डोलता है, उसको ढूंढता फिरता है गुस्से में, कभी कहीं तो कभी कहीं। तो अभी बढ़ते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। तो भाई एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें दिखाया जाता है, फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गुड्डू जो होता है वो मार देता है जौनपुर के जो बाहुबल होते हुए, यानी कि शरद शुक्ला के राइट हैंड को, जो उसका खास आदमी होता है उसको गुड्डू मार देता है उसी के ठिकाने पे जाके। और इससे चिंतित भयभीत होने के बाद जो शरद शुक्ला होता है वो कालीन भैया से बातचीत करता है, जहाँ पे कालीन भैया उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो गुड्डू जो होता है वो अपने दिमाग से नहीं खेलता है, वो एक ब्रह्म राक्षस की तरह है, महिषासुर की तरह है कि उसके दिमाग में जो है उसने वो कर दिया। वो सोचता नहीं है कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, तो उसको जो करना है करने दो। वो ज़रूर कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा जिससे हम उसको पकड़ सकते हैं और फिर हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तुम उसको जो कर रहा है करने दो। और जो तुम सोच रहे हो कि मैं बैठक बिठाऊं, तो बैठक बिठाने के बिल्कुल मत सोचना। इससे क्या होगा, सभी बाहुबलियों के बीच में तुम कमज़ोर दिखोगे। तो तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। दूसरी तरफ गुड्डू जो इतना गुस्से में होता है, जिम मारता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, वहीं उसके पास फ़ोन आता है प्रयागराज के बाहुबली का, जो उसको समझाता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि दशहरा तक कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा मान नहीं क्यों। जाफर कहता है कि देखो जब तक गोलू नहीं मिलेगी मैं ये सब करता रहूँगा और किसी भी हाल में करता रहूँगा, नहीं रुकूँगा। जहाँ पे वो बाहुबली कहता है कि क्या सबूत है कि गोलू उनके पास है। जहाँ पे कहता है कि आपके पास क्या सबूत है कि गोलू उनके पास नहीं है, वो सबूत मेरे पास ले आओ और मैं रुक जाऊँगा, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो अफीम का जो डील पक्की हुई थी गुड्डू की लाला के साथ, वो अफीम जा रहा होता है नेपाल के जरिए, लेकिन वहीं पर पुलिस उसको पकड़ लेती है। बट बहुत ही तरीके से गुड्डू जो होता है रास्ता चेंज कराता है, तो अफीम का जो भी जितना भी माल था वो सारा वापस चला जाता है लाला की बेटी के पास। और वहाँ पे गुड्डू उसके घर पहुँचता है लाला की बेटी के पास और उससे कहता है कि ये सब क्या हुआ है, और वो माल लेने से मना कर देता है और फिर उसके ऊपर चढ़ता है। उनकी थोड़ा आनाकानी हो जाती है, फिर गुड्डू वहाँ से वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रमाकांत पंडित को, जो कि उस शायर से मिलता है, जो कि एक बेसुरी शायरी के बेस पे यहाँ पे आ जाता है और इस जेल में फंस जाता है। तो भाई उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस सीरीज़ में। और वहीं दूसरी तरफ शरद शुक्ला जो होता है एक बंदे को बुलाता है ये टेस्ट कराने के लिए कि जो गुड्डू के पास अफीम है वो अफीम हमसे बेटर अफीम है या फिर हमसे लो क्वालिटी का है। जहाँ पे वो आदमी उससे सीधा डायरेक्ट बोल देता है कि ये जिस टाइप का अफीम है ये हमारे अफीम से तो लाख गुना बेहतर है, और अगर ये अफीम मार्केट में आ जाता है तो हमारे अफीम की कीमत मार्केट में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कोई उसको खरीदना तो छोड़ो, देखने तक नहीं आएगा हमारे अफीम को। इसको हमें जल्द से जल्द रोकना होगा मार्केट में आने से पहले। और वहीं दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया जो शायर मिलता है रमाकांत पंडित से, वो उससे बातचीत करता है। वहीं पे आ जाता है लाला। लाला उसकी शायरी के बेस पे, उसको एक टैलेंट है उस बेस पे उससे कुछ पैसे देता है और उसकी बढ़ाई करता है। और फिर थोड़ा दूर जाके रमाकांत पंडित से अकेले में बात करता है। वो उससे कहता है कि मैंने सुना है आपने बहुत से लोगों की अपील आगे की है ताकि उनको रिहा कर दिया जाए, बल्कि उनकी बेल करा दी जाए जेल से, तो थोड़ी अर्जी हमारे भी लगा दो। तो वो थोड़ा बहुत बहस फूस करके उसके साथ मक्खन लगा के अपनी बात मना लेता है और अपील डलवा देता है उसकी बलि के लिए। लेकिन भाई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है वो ये होता है कि जो शायर होता है भैया, वो एक इवेंट हो रहा होता है जिस उस इवेंट के दिन बहुत से कैदियों को बाहर जाना होता है जिनकी बेल रमाकांत पंडित ने कराई थी अपनी अपील के द्वारा। बट उसी दिन उसी इवेंट के अंदर वो जो शायर होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से बेरहमी से चाकू से गले पे वार कर करके लाला को मार देता है और वहाँ पे लाला की मृत्यु हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दुबे, इंस्पेक्टर दुबे को, जो जितने भी खरट पुलिस ऑफिसर होते हैं उन सब की लिस्ट जाके उनको दे देता है, किसको, सीएम को। अब महादेव जो कि सीएम है वो उन सबको सस्पेंड कर देगी और उसके बदले इसको जो होती है वो अंदर ले लेती है, यानी कि दोबारा जॉब दिला देती है। और क्योंकि इसने झूठी गवाही भी दी थी रमाकांत पंडित के खिलाफ इसके कहने पे, तो वो इसके लिए इतना कर देती। और वहीं दूसरी तरफ जो गुप्ता जी होते हैं गोलू के पापा, वो गुड्डू से कह के जाते हैं कि देखो मेरी बेटी अब तक नहीं मिली है, मैं अर्जी लगाने जा रहा हूँ आगे स्टाफ पे, उसको कहूँगा कि उसका मोबाइल ट्रेस किया जाए। बट उसकी बात सुनी नहीं जाती, क्योंकि जो सरकार का मानना होता है कि गोलू जो होती है वो एक क्रिमिनल है, कि वो क्रिमिनल के साथ रहती है गुड्डू के साथ, तो हम उसके लिए कोई भी मदद नहीं कर सकते। सीधा मना कर देते हैं वो गुड्डू यानी कि गोलू के पापा के मुँह पे। और फिर सीएम साहिबा महादेव जो होती है वो अपनी चाल चलती है और आईजी दुबे का ट्रांसफ़र दोबारा से मिर्ज़ापुर में करा देती है। अब इसी बात का दुख मनाते हुए वहाँ पे होम मिनिस्टर आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी के बिना तुम ये सब डिसीजन कैसे ले सकती हो। या फिर वो कहते हैं कि हमें आपकी मर्ज़ी की ज़रूरत नहीं है और फिर भी आपको ये सब करना है, तो आप चाहे तो इस्तीफ़ा दे के जा सकते हैं। ये सुनने के बाद उनको बड़ा दुख होता है और वो अपना सा मुँह लेके वहाँ से वापस चले जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ मीना त्रिपाठी जो गुड्डे के साथ रह रही होती है, उसको बार बार भाई अपने घर में एक काली बिल्ली दिखाई देती है उसके बच्चे के इर्द गिर्द घूमती घूमती। तो वो उसके लिए बहुत से जाल बिछाते हैं और उससे वो डरती है कहीं ये इसके बच्चे को चोट ना पहुँचा दे। तो वो उसके लिए बेटा काफ़ी टेक केयर करती है, एक जाल बिछाती है ताकि वो बिल्ली उसमें फंस जाए। और वहीं हमें दिखाया जाता है भैया भरत त्यागी, जो कि अपने जाल में गोलू को फंसाता है और उसको किडनैप करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि गोलू किडनैप का हुई है। भैया गोलू जो होती है, जो भरत त्यागी के बच्चे होते हैं जिस स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल के एक बेसमेंट में रूम होता है, वहाँ पे वो उसको कैद करके रख लेता है और वहीं पे उसका दाना पानी करता है, उसके चोट उसके जख्म देखता है क्योंकि उसने उसको गोली मारी थी, और उसको खाना पानी दे के जाता है, उससे बातचीत करता है। लेकिन पहली मुलाकात में ही जो गोलू होती है वो उसको पहचान लेती है कि ये बड़े नहीं, ये छोटे ही हैं और बड़े होने का नाटक कर रहे हैं। तो वो समझ जाती है कि ये भरत किस टाइप का आदमी है। तो ये सुनने के बाद, उसके मुँह से सच्चाई सुनने के बाद एक बार के लिए उसको डर लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है उसको वहीं पे लॉक करने के। वहीं दूसरी तरफ भाई जरीना नाम की एक लड़की होती है जिसने पहला और दूसरा सीज़न देखा, उसको पता होगा वो कौन है। अब वो भैया बहुत सी महिलाओं को इकट्ठा करने की कोशिश करती है ताकि वो भी वोट से इलेक्शन जीत जाए। बट वहाँ पे जितने भी आदमी होते हैं वो इसकी परमिशन नहीं देते हैं। उनको चाहिए भाई जरीना का डांस, क्योंकि वो आइटम सॉन्ग पे डांस करके दिखाती है, इससे उनका मन बहलता है। तो वो ये सब करने के लिए तैयार होती है उनकी मर्ज़ी पे, लेकिन तभी करेगी जब उस गांव की 100 महिलाएं उसके लिए वोट देंगी। तो इसके लिए भैया वो सभी लोग कह देते हैं अपने अपने घरवालियों को कि तुम इसको वोट देना, बट बदले में उसको डांस करके दिखाती है। तो उसकी यही चालाकी होती है कि यहाँ पे 2-3 मिनट वो डांस करेगी, फिर वापस वहाँ से भग जाएगी, और वो एग्जैक्टली ऐसा ही करती है। और वहीं दूसरी तरफ उसके पास कॉल आता है माधवी का। अब माधवी से वो मिलने के लिए चाहती है कि क्या मीटिंग है, क्यों सीएम साहिबा ने इनको कॉल किया है। और वो माधवी जो होती है एक ऑफ़र लेके आती है जरीना के पास और उससे कहती है कि अगर तुम मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती हो तो हम तुमको एक बहुत ही ऊंची पदवी देंगे मिर्ज़ापुर में, इसी शहर में, पॉलिटिक्स में। अगर ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि टहलते टहलते घर में पहुँचता है। वो घर किसका होता है भैया? वो होता है जेपी यादव का। तो यहाँ पे जेपी यादव की एंट्री होती है, जहाँ जिसको पता लगता है कि माधवी बहुत ही चर्चा में, उसकी सरकार आ चुकी है, और उसको जरीना के बारे में भी पता लगता है। और वो ऑफिशियली भाई बनारस में अंडरग्राउंड होकर रहता है, किसी को भनक नहीं होती कि जेपी यादव जिंदा भी है। सो भाई ये होता है हमारे एपिसोड 6 का क्लाइमैक्स सीन। तो होप करता हूँ आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ जल्दी इसके 7वें एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।